हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए आज इतिहास के यूनिट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिसमें बारी बारी से ऑब्जेक्टिव को देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान का इतिहास सब्जेक्ट में यूनिट 1 में कितने ऑब्जेक्टिव हैं और कौन कौन प्रश्न आए हुए हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था और बिस्मार्क ने लौह एवं नीति का अवलंबन किया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? तो यह 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति के समय की हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, तुर्की को कहते हैं। और ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि मेटरनिख के पतन किस वर्ष हुए? तो ऑप्शन नंबर सी, मई 1848 में मेटरनिख का पतन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है 5वां नंबर प्रश्न, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना या पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रूबो वंश। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जालबेरी ने एक संस्था थी, किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पर चलते हैं कि 1829 में एड्रियनपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो ऑप्शन नंबर बी, तुर्की के साथ हुई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। काउंट काबू को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? यह एक नाविक था, नाव चलाने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया और मेजनी कार्बोनरी का सदस्य था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यूरोपवासी के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ऑप्शन नंबर डी, यूनान का होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए, 1871 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस युद्ध में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो पाया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीडौन का युद्ध। और सीडौन का युद्ध 1870 में हुआ था और सेडोवा का युद्ध 1871 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर सी, मेजनी ने की। और गैरिबाल्डी ने इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया। बिस्मार्क ने लौह एवं नीति का अवलंबन किया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सीडौन का युद्ध कब हुआ? तभी प्रश्न हुआ, 1870 को हुआ था और सेडोवा का युद्ध 1871 को हुआ था।
सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडौन का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर डी गलत है, पुनर्जागरण की वजह से माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? तो 1804 में नेपोलियन संहिता लागू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष या मेजुबानी किसने किया था? तो वियना सम्मेलन की मेजुबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए मेटरनिख व्यवस्था स्थापित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है काउंट काबू को मृत्यु कब हुआ? तो काउंट काबू को विक्टर एमेनुएल ने पीएम पद पर नियुक्त किया था और इसकी मृत्यु 1862 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1871। 1871। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो गैरीबाल्डी ने किया। और लाल सेना का गठन किसने किया? सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जाल बेराइन एक संस्था थी और यह संस्था की स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1834 को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गौस्टिन नामक संधि किस वर्ष हुई थी? तो यह 1865 को गौस्टिन नामक संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? तो यूनान देश को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई? तो 1829 को हुई, ऑप्शन नंबर ए। और किस देश के साथ हुई? तो तुर्की के साथ हुई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सिडौन का युद्ध किसके बीच हुआ? तो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ। और सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। इस युद्ध को बोलते हैं सेडोवा का युद्ध। और कब हुआ? तो 1871 को। और सेडौन का युद्ध कब हुआ? तो 1870 को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1832 को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हो सका? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो 1871 को हुई थी, इसके कारण ये जर्मनी का एकीकरण पूरा हो पाया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी बुडापेस्ट है। सिडौन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सभी स्टूडेंट कमेंट में बताएं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गीजो को कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो लुई फिलिप ने गीजो को फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया था। और गीजो को 1840 में प्रधानमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ?
तो सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लास्ट प्रश्न कहता है कि ऑटो को कहाँ का राजा घोषित किया गया। तो ऑटो को ऑप्शन नंबर बी यूनान का राजा घोषित किया गया। थैंक यू। इस तरीके से आप लोगों का वीडियो बारी बारी आते रहेगा, चैप्टर बाय चैप्टर और सब्जेक्ट के अनुसार आते रहेगा। आप लोग मेहनत करके तैयारी करते रहें।